इस वीडियो में हम लोग सुजाता मैसी का लिखा हुआ मर्डर ऑन मालाबार हिल्स को लेकर के पढ़ेंगे। इसका समरी, इसका कैरेक्टर को जानेंगे और इसका इम्प्लीकेशंस को और सिंबॉलिज्म्स को भी साथ में लेते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं मर्डर ऑन मालाबार हिल्स। ये 2018 में पब्लिश हुआ था और ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है और परवीन मिस्त्री सीरीज का ये पहला नॉवेल है। इन द सेंस कि परवीन मिस्त्री नाम की जो प्रोटैगनिस्ट है ये इसी नॉवेल में सबसे पहले फीचर होती है और इसके बाद और भी कई सारे नॉवेल है जिसमें लेखिका इनको लेकर के आती है। अब एक फन फैक्ट ये है कि परवीन मिस्त्री का कैरेक्टर एक रियल लाइफ इंस्पिरेशन में बेस्ड करके है। हालांकि एक नहीं बल्कि दो रियल लाइफ वुमेन में बेस्ड करके है। फर्स्ट इज कॉर्नेलिया सोराबजी। वो थी द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में लॉ पढ़ा था और फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ब्रिटिश लॉ एग्जाम में बैठा था 1892 में। और सेकेंड वुमेन थी मिठन टाटा लाम। ये भी ऑक्सफोर्ड में लॉ पढ़ी थी और पहला महिला बनी थी जिनको बॉम्बे बार में एक्सेप्ट किया गया था 1923 में। तो उस ज़माने में क्या होता था कि वुमेन को लॉ पढ़ने का आज़ादी अगर दिया भी गया था तो उनको एक्चुअली में जजेस के सामने पेश होकर के केस लड़ने का, वकालत करने का आज़ादी नहीं था। 1923 में सबसे पहले वो आज़ादी मिला मिठन टाटा लाम को। और हालांकि पहली बार लॉ पढ़ करके लॉयर का दर्जा मिला, या मतलब जजेस के सामने तो प्लीड नहीं कर सकती थी लेकिन एज अ बैकग्राउंड वो काम कर सकती थी, जैसे डीड हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, अदर अदर लीगल फाइल्स हो। उसमें कॉर्नेलिया सोराब जी को सबसे पहले मिला था। तो इन दोनों रियल लाइफ वुमेन का इंस्पिरेशन से परवीन मिस्त्री का कैरेक्टर को डिजाइन किया गया है। अब ये जो पूरा नॉवेल है ये दोनों स्पेशल टाइम में चलता रहता है, दोनों पैरेलल प्लॉट इसमें चलता रहता है। एक तो है कि जो करंट केस यानी कि 1921 में जो मर्डर केस है उसको लेकर के एक मेन प्लॉट चलता रहता है और एक सब प्लॉट चलता रहता है ठीक 5 साल पहले यानी 1916 में परवीन का अपना पर्सनल जिंदगी को लेकर के, पर्सनल जिंदगी का रिफ्लेक्शंस को लेकर के, उसका मैरिटल लाइफ लेकर के ये लेके एक पैरेलल प्लॉट चलता रहता है। तो दोनों में ही बीच में आपको शिफ्टिंग देखने मिलेगा, फ्लैशबैक देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जो और वो दिखाती है लेखिका वो है कि कैसे एक फीमेल लॉयर को मेल डोमिनेटेड लीगल इंडस्ट्री में हर स्टेप में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कोई एस्टैब्लिश लॉ फार्म उसको रिक्रूट नहीं करना चाहता। जब वो लॉ पढ़ती है तो उसके साथ हॉस्टाइल बिहेवियर किया जाता है, मतलब कोलिग्स के द्वारा भी, कोलिग्स तो कहना सही नहीं होगा, मतलब सहपाठी के द्वारा भी और टीचर्स के द्वारा भी। तो हर जगह में उसके साथ असहयोगिता किया जाता है क्योंकि एक फीमेल मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में कदम रखेगी ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। तो उसको साथ साथ में पर्सनल बैरियर्स को भी ओवरकम करना है और प्रोफेशनल बैरियर्स को भी ओवरकम करना है। तो कैसे एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट महिला अपना पर्सनल जिंदगी का प्रॉब्लम्स को भी भुला करके आगे बढ़ती है और अपना प्रोफेशनल कैरियर को भी कंसोलिडेट करती है, इसका बहुत ही एक्सपायरिंग कहानी है मर्डर ऑन मालाबार हिल्स। और बहुत ही एक स्ट्रांग कैरेक्टर बन के उभर के आई है परवीन मिस्त्री। और क्योंकि ये 1920s का बॉम्बे में सेट है, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में सेट है, तो उस समय का एक पूरा फ्लेवर आपको इस नॉवेल में मिल जाएगा। इसमें आपको फ्रीडम मूवमेंट तब जो था उसका बारे थोड़ा जानने को मिल जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे आपको रेफरेंस मिल जाएगा, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के बारे आपको मिलेगा कि कैसे वहाँ पे सेम एक ही साथ जो एंग्लो इंडियन परिवेश था कि इंडियन भी रहते थे और ब्रिटिशर्स भी रहते थे, दोनों में बीच में क्या टेंशन था, दोनों का बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। फिर यहाँ पे पारसी और मुस्लिम कल्चर के बारे दिखाया गया है, पारसी और मुस्लिम लीगल सिस्टम के बारे दिखाया गया है, कॉलोनियल लीगल सिस्टम के बारे में दिखाया गया है। और इंडिया बॉर्न जो जोरास्ट्रियंस है यानी ईरानी जिसको हम लोग आज मॉडर्न में कहते हैं, उनका कल्चर को बहुत ही माइन्यूट तरीके से डिपिक्ट किया गया है। उनका फेथ, उनका रिचुअल्स, उनका फूड, फूड में स्पेसिफिकली जो बेकरीज और कैफ़ेज वो लोग खोल के रखते थे। खासकर कि बॉम्बे में एक बहुत फेमस याजदानी कैफ़े था जहाँ पे डेली 200 से भी ज़्यादा कस्टमर आना जाना करते थे, ऐसा मतलब इस नॉवल में दिखाया गया है। तो इस तरीके से फिर अटायर हो गया, ड्रेसिंग सिस्टम हो गया, हर चीज़ को लेकर के यहाँ माइन्यूटली डिटेल दिया गया है ताकि पढ़ते पढ़ते आप ठीक 1920s का बॉम्बे में ही शिफ्ट कर जाओ। तो ये काम लेखिका ने बखूबी निभाया है। आइए अब समरी को ब्रीफली जानते हैं। तो जो प्रोटैगनिस्ट है परवीन मिस्री, वो एक स्पेशलिस्ट है डीड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है, और मालाबार हिल में रहने वाले एक वेल्दी टेक्सटाइल मिल ओनर जिनका नाम है ओमर फरीद,
उनका केस लेकर के ये पूरा नॉवेल जो है इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो उमर फरीद ऑलरेडी डेथ कर चुके हैं 2 महीना पहले स्टमक कैंसर में। तो अब किस चीज़ को लेके परवीन मिस्त्री मतलब एंटेंगल्ड है, उनका विल लेकर के। ठीक है, उनका विल वो एग्जामिन कर रही है और इसमें उनको थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रहा है। क्या गड़बड़ी दिखाई दे रहा है? सबसे ज़्यादा शक उनको हो रहा है एक लेटर से। लेटर किसने भेजा है? उमर का ही अपॉइंटेड एस्टेट ट्रस्टी फैजल मुकरी ने एक लेटर भेजा है परवीन को, और उस लेटर में ये लिखा है कि फरीद के जो भी विडोज थे, उनके 3 वाइफ्स थे और 4 चिल्ड्रन थे। ठीक है, तो वो जो 3 विडोज है सब के सब उनका अपना शेयर ऑफ प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहते हैं उनके फैमिली वक्फ में। और ये डोनेट करने का मतलब ही ये है कि उसका ऊपर उनका कोई और परमानेंट राइट नहीं रह जाएगा। बस उससे जो भी रेवेन्यू अर्न होगा वो मेनली मतलब कम्युनिटी के भलाई के लिए खर्च होगा, और उसका एक छोटा सा हिस्सा कुछ सिलेक्टिव रिलेटिव्स को एज अ डिविडेंड का फॉर्म में मिलता रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा सोच में फेल देता है परवीन को कि एकमात्र परिवार के जो अर्निंग मेंबर थे वो थे उमर फरीद। अब वहीं जब गुजर गए हैं तो और परिवार में कोई मेल नहीं है, और ये जो 3 विडोज़ है ये मतलब स्ट्रिक्ट मतलब प्रदानशीन औरत जिसको कहते हैं कि ये लोग कभी दूसरा पुरुष के साथ मिलते नहीं हैं, अपने घर से कभी ये लोग निकलते नहीं हैं। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट सेक्लूडेड लाइफ ये लोग जीते हैं। तो इनको पता भी क्या है कि ये जो डोनेट कर रहे हैं, या कम से कम ये जो लेटर मुकरी ने भेजा है कि ये लोग अपना संपत्ति को वक्फ में डोनेट करना चाहते हैं, क्या सच में ये लोग डोनेट करना चाहते हैं या फिर मुकरी का ये कुछ प्लान है मतलब पैसा हड़पने का? तो ये चीज़ के बारे में उसको थोड़ा सा संदेह होता है। प्लस उसका संदेह जो है वो और ज़्यादा कंसोलिडेटेड हो जाता है जब उसको सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ी देखने को मिलता है। जो 3 विडोज़ थी, ठीक है, तीनों का नाम एक सकीना, एक मुमताज़, एक रज़िया। रज़िया सबसे पहले थी, सकीना दूसरा में और मुमताज़ तीसरा में। इन द सेंस मैं उनका मैरिज का क्रॉनिकल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो सबसे पहले रज़िया थी उसका सिग्नेचर तो फिर भी ठीक है, लेकिन सकीना और मुमताज़ ये दोनों का सिग्नेचर थोड़ा एक जैसा लग रहा। इससे और ज़्यादा उसका शक बढ़ जाता। तो वो डिसाइड करती है कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो है, इसमें मुझे और थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, दरकार पड़े तो जा करके उनसे लाइव इंटरव्यू करना पड़ेगा कि क्या बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। फिर जो उन लोगों का महर है, महर इन द सेंस कि जो उनको दिया जाता है मुस्लिम शादी में हस्बैंड द्वारा वाइफ को जो प्रॉपर्टी या जो भी कुछ फाइनेंशियल एसेट है वो दिया जाता है, तो उसमें भी इसको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जो सबसे फर्स्ट वाइफ थी रज़िया, उनको क्या मिलता है? उनको 4 एकड़ का ज़मीन मिलता है जिरान गांव में, जहां पे फरीद फैब्रिक्स का 2 बड़ा बड़ा मिल चल रहा है, और 5,000 रुपया भी मिलता है। उस ज़माने में 5,000 रुपया का कितना वैल्यू था आप अच्छे से समझ सकते हैं। और 5,000 रुपया से भी ज़्यादा 4 एकड़ ज़मीन जिसमें 2 अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट कमाने वाला मतलब मिल चल रहा है, तो ये तो मोर देन एनफ शी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो बीवी है शकीना सिबने, उनको भी 5,000 रुपया मिला है महर में, और डायमंड एमरल्ड का ज्वेलरी मिला है। एक पूरा सेट है, उसमें क्या है, इयररिंग्स है, नेकलेस है, बैंगल्स है। तो इन सब ज्वेलरी का जो कीमत है वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसको आप कंपेयर करें रादर देन 4 एकर्स ऑफ लैंड जिसमें दोनों मिल्स है, तो थोड़ा आपको कमी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और सबसे तो ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेटिंग वो है सबसे आखिरी बीवी यानी मुमताज़। और मुमताज़ को उन्होंने शादी किया था जस्ट उनके डेथ के 5 महीना पहले। ये सबसे ज़्यादा मतलब थोड़ा अजीबोगरीब बात है। देखिए उस समय का जो कल्चर था उसमें मुस्लिम लोग जो रिच मुस्लिम थे वो पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते थे। ओके, दैट वाज नॉट समथिंग आउट ऑफ कल्चर। लेकिन परवीन जब उसके पिताजी से पूछते हैं, जमशेद जी से पूछते हैं, जमशेद जी एक बहुत बड़े एस्टैब्लिश लॉयर है, और उन्हीं का जो लॉ फार्म है मिस्त्री लॉ, उसी में अपॉइंटेड है परवीन, क्योंकि जाहिर सा बात है उसको कोई और तो लॉ फार्म अपॉइंट करेगा नहीं, क्योंकि वो मतलब फीमेल है, इसीलिए वो अपने फादर का ही लॉ फार्म में काम करती है। उससे उसको एक्सपीरियंस भी मिलता है और प्लस जो भी उसका एक्सपोजर है वो भी मिल जाता है, और फादर का गाइडेंस सबसे बड़ा चीज़ है वो भी मिलता है। तो वो जमशेद जी से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है, मतलब उन्होंने ये 3 शादियां क्यों की है, क्योंकि आप तो हमेशा बोलते रहते हैं कि वो काफ़ी अच्छे नेचर के इंसान हैं, चरित्र उनको अच्छा है।
तो तब जमशेद जी बोलते हैं कि ऑफस्प्रिंग के वजह से, ठीक है, क्योंकि पहला जो रज़िया के साथ उनका शादी हुआ था उसमें बस एक डॉटर हुआ था, लेकिन उनको चाहिए था बेटा जो उनका मतलब आगे बढ़ा सके उनके बिजनेस को, ठीक है, इसलिए उन्होंने दूसरा शादी किया सकीना से। बट सकीना से भी उनको 2 और बेटियां हुई, तो कुल मिला के 3 बेटियां हुई, ठीक है। और एकदम आखिरी में मतलब उनका डेथ का शायद 1 साल पहले एक बच्चा, एक बेटा पैदा हुआ, तो हो गया टोटल 4। तो अब जब 4 मतलब बेटियां और बेटा भी हो गया था, उनका जब एंड टारगेट था वो अचीव हो गया था, तो फिर परवीन पूछती है कि तब क्या दरकार पड़ा कि उन्होंने मुमताज़ को शादी किया, और वो भी इतना फेलिंग उम्र में, मतलब डेथ से सिर्फ 5 महीना पहले। तो इसमें बोलते हैं वो जमशेद जी कि ये तो मुझे नहीं पता, ये उनका पर्सनल चॉइस है, इसमें ही इज़ फ्री टू डू वट एवर ही विल्स। तो खैर ये तो अलग बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो दिलचस्प बात है वो है मुमताज़ का आइडेंटिटी। वो फॉकलैंड रोड में म्यूजिशियन का काम करती थी, और फॉकलैंड रोड सेक्स और अफीम ये दोनों के लिए फेमस है। तो इसलिए मुमताज़ का रेप्यूटेशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का लगता है परवीन को, कि उमर फरीद जैसे एक रिस्पेक्टेबल रिच आदमी कभी भी नहीं चाहेंगे कि थोड़ा लेस रेप्यूटेबल, एटलीस्ट सोसाइटी का नज़र से लेस रेप्यूटेबल औरत को अपना बीवी बनाए, वो भी अपना मौत से 5 महीना पहले। तो ये चीज़ खुद उनको फिशी लगता है। उससे भी ज़्यादा फिशी लगता है कि मुमताज़ को महज क्या मिला था महर में, एक वीणा और 2 सितार। आप सोचिए पहला जो बीवी को जो मिला उसका मुकाबले ये क्या है, ये कुछ नहीं है, एक धूल बराबर भी नहीं है। और उससे भी बड़ा बात है कि 1920 में जब इन दोनों का शादी हुआ था मुमताज़ और फरीद साहब का, तो वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में मुमताज़ का कोई सिग्नेचर नहीं था। उसने एक्स साइन यानी थंब इम्प्रेशन दिया था, सिग्नेचर नहीं था, मतलब वो लिखी पढ़ी नहीं थी। तो ऐसा क्या हो गया कि जस्ट 7 महीना में वो लिखना पढ़ना सीख गई, और ये जो मुकरी की तरफ से लेटर आया है उसमें उन्होंने अपना नाम साइन कर दिया। तो ये सब चीज़ लेके काफ़ी वो परेशान रहती है और डिसाइड करती है कि अब तो मुझे इसमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है चाहे जो हो जाए, ठीक है। और वो डिसाइड करती है कि जा करके वो जो सेक्लूडेड विडोज है, जो प्रदानशीन है, जो कभी बाहर किसी से बात नहीं करती, लेकिन चलो पुरुष से बात नहीं करती, लेकिन परवीन तो एक महिला है, एक महिला होने के तौर पे तो वो अंदर जाके उन लोग से डायरेक्ट बात कर सकती हैं। और ये एक तरीके से एक एडवांटेज है पूरा। और कोई भी इंडिया में ऐसा कोई लॉ फॉर्म नहीं है जिसमें एक महिला लॉयर है जो कि जा करके इनसे डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकता है। ये चांस एकमात्र मिस्त्री लॉ को ही मिला हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ परवीन। तो वो इस सुनहरा जो एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है इसको मिस हैंड नहीं करना चाहते, वो इसको संपूर्ण यूटिलाइज करके उन लोगों को इंटरव्यू करना चाहती है। अब दिक्कत तब होता है जब इंटरव्यू करने के बाद और उन लोग को जो विल है पूरा समझाने के बाद टेंशन लेकिन घर में बढ़ जाता है, और टेंशन बढ़ते बढ़ते एक और मौत हो जाता है। किसका मौत? वहीं मुकरी द अपॉइंटेड ट्रस्टी, उसका मौत हो जाता है वहीं मालाबार हिल में, वहीं फरीद हाउस के अंदर। अब परवीन को समझ में आता है कि डाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरा डाल ही काला है, और ये जो भी ये मर्डर करा रहा है उसका इंटेंशन सिर्फ फरीद हाउस का प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उसका इंटेंशन कुछ और गहरा है। और परवीन का भी अपना लाइफ है वो खतरे में आ गया है, क्योंकि परवीन ये सब मिस्ट्री सॉल्व करने में लग गई है, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गई है। उसको थ्रेट आता है कि तुम इस चीज़ से खुद को हटा लो, नहीं तो तुम्हारा ज़िंदगी बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो परवीन भी काफ़ी डरी हुई रहती है, लेकिन इसके साथ में वो अपना डर को हटा करके उसके अंदर एक जिद भी रहता है कि चाहे जो हो जाए मैं इस मिस्ट्री का अंत तक तो जाके रहूँगा। इस विडोज़ को अपना हक से हटाने के लिए, और उससे भी ज़्यादा इनके ज़िंदगी के ऊपर, मिस्टर फरीद की संपत्ति के ऊपर, या और भी कोई काला कुछ रहस्य है जिसका ऊपर से पर्दा तो मुझे हटाना ही है। इसलिए वो क्या करती है कि इस मर्डर मिस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाती है और इसका बारे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है उनको पता चलता है कि ये जो विल मतलब ये तीनों का सिग्नेचर करा हुआ ये जो लेटर था, ऑथोराइज लेटर की वक्फ को दे दिया जाए, ये चीज़ भी जो है पूरी ऑथेंटिक नहीं है, और पूरा एक काला रहस्य, पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। किस चीज़ को लेकर के? उमर फरीद का जो इनहेरिटेंस है, इतना बड़ा जो उनका बिजनेस है, इतना बड़ा जो संपत्ति है, उसको कौन इनहेरिट करेगा, इसको लेकर के। और वो जो प्रदानशीन औरतें हैं उनके साथ फैमिली के बाकी जो मेल मेंबर है
उनका रिलेशनशिप भी थोड़ा सा फिशी निकल के आता है। तो सारा चीज़ मिल करके बहुत टाइट एक प्लॉट होता है और यही इन्वेस्टिगेट करते करते, और ये इन्वेस्टिगेशन जो मतलब प्रोसेस है वो भी आसान नहीं होता। उसमें भी परवीन को जो भी कुछ करना पड़ता है, प्रूफ जुगाड़ करना पड़ता है, विटनेस ढूंढना पड़ता है, और अदालत में जो भी उनका प्रोसेशन करना पड़ता है, किसी भी चीज़ में उनको साथ नहीं मिलता। जजेस से भी उतना पॉजिटिव उनको कोऑपरेशन नहीं मिलता, जो वकील है उनसे भी नहीं मिलता, और विटनेसेस से भी कभी कभी नहीं मिलता। लेकिन इन सब समस्या के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती, अपना मन का जो डिटर्मिनेशन है उसको साथ लेकर के आगे बढ़ती है। अब इसमें एलिस हॉब्सन जोन्स नाम का एक लड़की का जिक्र है जो काफ़ी क्लोज फ्रेंड है हम लोग के प्रोटैगनिस्ट परवीन की। जब परवीन ऑक्सफोर्ड में लॉ पढ़ने गई थी सेंट हिल्डास कॉलेज में, तभी इसके साथ एलिस का दोस्ती हुआ था और दोनों एक दूसरे के कॉन्फिडेंट बन गए थे, यानी एक दूसरे के सारे सीक्रेट ये शेयर करते थे। एलिस का सीक्रेट क्या था कि उसने डॉर्मेटरी में एक अकेली लड़की के साथ वो पकड़ी गई थी, जिस वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो यहाँ थोड़ा सा लेस्बियन टाइप का आप समझ सकते हैं कि कुछ विफ्ट यहाँ पे आएगा। तो वो वाला सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ परवीन को पता था, और परवीन का भी जो मैरिटल सीक्रेट है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एलिस को पता था। ये मैरिटल सीक्रेट ही आगे चल करके जो पैरेलल प्लॉट बनता है ना, उसी का मसला बनता है ये मैरिटल, ये जो भी सीक्रेट है या जो भी प्रॉब्लम्स है। 4 साल पहले जो भी कुछ हुआ था, जो लड़का इसका ज़िंदगी में आई थी, उसको पसंद किया था, मैरिज किया था, अब 4 साल बाद अनवांटेडली वो लड़का फिर से आ करके परेशान कर रहा। तो ये चीज़ पैरेलली चलता रहता है। तो आप सोचिए, एक तरफ प्रोफेशनल चैलेंज, एक तरफ पर्सनल चैलेंज, लेकिन इस और दोनों के साथ साथ सोसाइटल प्रेशर। सोसाइटी कोई भी हालत में एक लड़की को मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में आगे बढ़ने या सक्सेसफुल होने नहीं देगी। तो ये तीनों प्रेशर को संभाल करके भी आगे बढ़ करके जब वो जीतती है, जब वो सक्सेसफुल होती है, तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, ना तो सिर्फ परवीन का अकेले की है बल्कि बाकी पूरा वुमेनहुड के लिए। ठीक है, अब ये जो पैरेलल प्लॉट है उसका बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। जब परवीन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बॉम्बे में लॉ पढ़ती थी, तब साइरस सोडावाला नाम का एक हैंडसम यंग मैन के साथ उनका मुलाकात हुआ था। दोनों में एकदम बहुत इंटेंस रोमांस चला, वर्ल्ड विंड रोमांस चला। फिर परवीन ने ये भी डिसीजन ले लिया कि चलो मैं स्टडी छोड़ दूंगी, लॉ पढ़ना छोड़ दूंगी, क्योंकि ऐसे भी मुझे मेल स्टूडेंट से भी ऑब्स्टैकल फेस करने को मिल रहा और मेरे प्रोफेसर्स भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो उसने शादी किया, लेकिन शादी करने के बाद उसको पता चला कि साइरस और उसका फैमिली का मेन इंटेंशन प्यार नहीं था बल्कि पैसा था। क्योंकि परवीन बहुत एक रिच घर से बिलोंग करती थी, तो उसका पैसा जीतना ही मेन ये लोग का उद्देश्य था। जैसे ही परवीन इस बात को समझ गई और प्रोटेस्ट करने लगी, तभी परवीन का ऊपर मैरिटल अब्यूज़ होना शुरू हुआ। फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, हर तरीके से उसको झंझोड़ के रख दिया गया। ठीक है, तब उसने डिसाइड किया कि ऐसे में नहीं रहूँगा, मुझे सेपरेशन चाहिए। और फिर उनके पिताजी जमशेद जी मिस्त्री ने उनका केस लड़ना शुरू किया। और पारसी लॉ का हिसाब से जब तक आप कोर्ट में ये साबित नहीं कर दे सकते कि कोई विवाहित महिला उसके पति के द्वारा अत्याचारित हो रही है, तब तक आप उसको अपना घर में नहीं ला सकते, उसको वहीं पति का घर में ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन खैर, जमशेद जी तो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और एक्सपीरियंस लॉयर है, तो उन्होंने आखिरकार ये केस सक्सेसफुली प्लीड कर लिया परवीन की तरफ से, और वो ये केस जीत गई और मैरिज से वो फाइनल रिलीज हो गई। और आकर के फिर वो मिस्त्री लॉ में ही रहने लगी। फिर यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में गई पढ़ने, काम वाम करने लगी, ठीक है, एज अ फीमेल लॉयर। लेकिन कुछ दिन बाद, खास करके जब ये मिस्ट्री सॉल्व करने में परवीन लगी रहती है, तो साइरस दोबारा उसके ज़िंदगी में आता है और एक ट्रोमैटिक पास्ट और ट्रोमैटिक प्रेजेंट दोनों मिलकर उसको परेशान करते रहता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी फाइनली वो मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लेती है। इसके पीछे कौन है उसको वो पकड़ लेती है, और ये एक तरीके से फीमेल लॉयर भी एक केस को सही तरीके से जीत सकती है, ये चीज़ साबित होता है, और जमशेद जी का भी सम्मान बच जाता है। इस तरीके से ये पूरा नॉवेल में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को दिखाया गया, और साइड बाय साइड प्री इंडिपेंडेंस इंडिया को और पारसी और मुस्लिम कल्चर्स को भी बखूबी दिखाया गया है। एक ब्लेंड है ये। और 1920s का बॉम्बे तो आपका आंख का सामने अलाइव होकर आएगा जब इस आप नॉवेल का हर एक पेज का थ्रू जाओगे। ठीक है, यही था समरी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट कोई भी वीडियो चाहिए हो तो उसका कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग जल्दी से जल्दी बना करके डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।